मनोनेत्र के निम्न दृष्टि दोषों को समझाइए। जो दृष्टि दोष जैसा कि हमने पढ़ा है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है, जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। तो ये चारों दोषों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मान लिया जाए कि पहले मानव नेत्र ही बना देता हूं मैं, है ना, रफ बना रहा हूं ऐसे ही। तो इस प्रकार से हमारे पास में मानव नेत्र है, यहाँ पर क्या है, लेंस है। क्या बोला है? निकट दृष्टि दोष। इसकी परिभाषा को याद रखना बड़ा सिंपल है। निकट दृष्टि दोष में क्या बोलेंगे हम? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं साफ सुथरी दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दूर की वस्तुओं से जो प्रकाश किरणें आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, रेटिना के सामने बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनना चाहिए, तो रेटिना के क्या है, सामने की ओर बनता है। तो ये क्या हो, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्लियर? तो जरा दृष्टि दोष बोलिए चाहे निकट दृष्टि दोष बोलिए, हम यहाँ पर बोलेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसका कारण यह है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के सामने या दृष्टि पटल के सामने, इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि ये जो लेंस होता है, लेंस का ज्यादा लंबा हो जाना। ठीक है, तो ज्यादा अगर इसका लंबा हो जाना, ये क्या इसका कारण है? या फिर इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी का बढ़ जाना इसका दूसरा कारण है। तो या तो फोकस दूरी बढ़ जाए या नेत्र का लंबा हो जाना, ये इसका कारण होता है। इसको दूर कैसे किया जाता है? तो इसको दूर किया जाएगा, इसके सम्मुख अवतल लेंस लगाकर, अवतल लेंस लगाएंगे तो ये इससे जो अपवर्तित प्रकाश है, प्रकाश किरण है, ये इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इसका उपचार भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। हमारे मानव नेत्र द्वारा दूर की वस्तुओं को साफ देखा जा सकता है, लेकिन जो निकट की वस्तु है वो साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बन जाता है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बन जाता है, रेटिना के पीछे की ओर बन जाता है, जिससे वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस लेंस का की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और या तो हम बोल सकते हैं कि जो नेत्र का गोलक है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस स्थिति में यह दोष पाया जाता है। तो इसका उपचार हम लिख सकते हैं कि जब चश्मा लगाया जाएगा तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह प्रतिबिंब पीछे न बनकर रेटिना पर प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट है जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है? जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, और जब दूर की वस्तु देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन जाता है। तो न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को क्या बोला जाता है? जरा दूरदृष्टि दोष। जरा मतलब पास, दूर मतलब दूर, और दोष मतलब दोनों स्पष्ट या दिखाई नहीं देती। इसका उपचार क्या बोल सकते हैं हम? इसका उपचार बोल सकते हैं कि इसके द्वारा क्या करना चाहिए कि द्वि लेंस का उपयोग वाला चश्मा उपयोग करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जिसको न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, न तो पास की वस्तु दिखाई देती है, तो उसका जो चश्मा होता है, ठीक है, चश्मे में क्या किया जाता है, ऊपर की ओर क्या किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नीचे की ओर क्या है, उत्तल लेंस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रही तो उसके लिए क्या अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, और जो पास की वस्तु के लिए क्या है, उत्तल लेंस का उपयोग। यहाँ पर दो लेंसों से बना हुआ चश्मा दिया जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे मोतियाबिंद। आपको पूरा प्रॉपर तरीके से नोट करते हुए जाना जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में बोलेंगे मोतियाबिंद।
तो मोतियाबिंद के बारे में बोलेंगे तो यह दोष क्या होता है, जनरली सामान्यतः बुढ़ापे में होता है ना। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि मेरे दादाजी को मोतियाबिंद हो गया और उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए ले गया है, और ऑपरेशन कराने के बाद में एक चश्मा लगाया उन्हें और साफ सुथरा दिखाई देने लगा, है ना। ऐसा बहुत बार सुना होगा। तो मोतियाबिंद क्या होता है, जब अधिक उम्र हो जाती है, सामान्यतः अधिक उम्र में मोतियाबिंद होता है, तो इनका जो लेंस है, लेंस के सामने धुंधलापन आ जाता है या दुधिया कलर का हो जाता है। तो यह अगर ज्यादा बढ़ जाए, धुंधलापन अगर बढ़ जाए तो अंधता भी हो सकती है, उससे कम दिखाई भी दे सकता है। तो इसका जो निराकरण है ऑपरेशन द्वारा या शल्य चिकित्सा जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये इसका जो धुंधलापन होता है, बोलते हैं हम जाले आ गए, है ना। जो लेंस है, लेंस के सामने जाले आ गए, धुंधलापन आ गया और दुधिया सा उसका जो लेंस है दुधिया हो गया। हम देखते भी है कि वो थोड़ा सा दुधिया सा दिखाई देने लगता है, तो उसको क्या है, कम दिखाई देने लगता है इस स्थिति में। तो इसका सामान्य इलाज है जो शल्य चिकित्सा है, मतलब ऑपरेशन है, ऑपरेशन द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझाते हुए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझाते हुए, देखना हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था, उसमें कांच के स्लेब से समझा था। यहाँ पर हमारे पास में प्रिज्म है, ठीक है। पहली बात तो प्रिज्म को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ये देखिए यहाँ पर इसमें दो फलक है। देखिए अभी आपको इस प्रकार से प्रिज्म दिखाई दे रहा, एक त्रिभुजाकार यहाँ एक फलक दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी एक त्रिभुजाकार फलक दिखाई दे रहा। तो इसमें त्रिभुजाकार कितने, दो त्रिभुजाकार फलक है। अच्छा, इसमें तीन फलक कैसे है, आयताकार है। देखिए आयत दिखाई दे रहा, ये लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, मतलब ये क्या है, चारों भुजाएं क्या इसकी बराबर है। ये फलक, ये दूसरा फलक, और ये भी आयताकार है, और ये तीसरा फलक, ये भी क्या है, आयताकार है। अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। तो हमें मालूम है कि अगर एक प्रिज्म है, यहाँ पर प्रिज्म रखा है, अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, प्रिज्म के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा प्रकाश किरण, तो क्या होगा, ये कांच का बना हुआ है ना। जब कांच का बना हुआ है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश अंदर प्रवेश किया, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। हमें मालूम है प्रकाश की प्रकृति कि वो क्या होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश, ये सघन है, बाहर वायु है, विरल है, और इसके अंदर जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद में जब इससे प्रकाश बाहर निर्गत होगा तो क्या होगा, अभिलंब से परे हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, जब निर्वात से या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश कर रहा तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा, और जब सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा या निर्गत होगा तो अभिलंब से परे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बोला है कि इसके अपवर्तन को समझाइए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रिज्म जो है वो कांच का बना हुआ होता है, जिसमें दो त्रिभुजाकार फलक एवं तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। जब प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, अर्थात वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब की ओर मुड़ती है। और किंतु प्रकाश किरण के प्रिज्म के बाहर निकलते वक्त चूंकि कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो इसलिए अभिलंब से वह क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अच्छा, इसमें क्या बोला है, प्रिज्म कोण और विचलन कोण को भी बताइए। देखना प्रकाश किरण क्या हो गई, इस पृष्ठ से, ये जो चतुर्भुज है ना, इस पृष्ठ से एक चतुर्भुज इधर है, एक चतुर्भुज इधर है, एक चतुर्भुज इधर है। अच्छा, प्रिज्म का आधार क्या बोला जाता है, जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज इसका प्रिज्म का आधार कहलाता है। तो प्रिज्म को ऐसा रखा जाता है, त्रिभुज वाला भाग क्या है नीचे, और फिर इसके एक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है और निर्गत प्रकाश इधर से निर्गत होगा। तो प्रिज्म कोण क्या कहलाता है, जो दो आयताकार फलक है इनके बीच का ये जो कोण है वो क्या कहलाता, प्रिज्म कोण इसका कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है, दोनों क्या है, तीनों फलक क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ये समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है।
इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दो फलकों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या है, 60 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार से भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा, विचलन कोण क्या होता है, नाम से क्लियर है, जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतन के समय जो प्रकाश किरण का कोण रहेगा वो कोण, और विचलन के समय जो कोण रहेगा उस कोण का जो अंतर रहेगा वो क्या कहलाता है, इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। सिंपल। तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है उसको समझाना हम बेसिक में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, और एक बार समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास में एक प्रिज्म है, और प्रिज्म के अंदर जब प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण आपतित होती है, हमने इस प्रकार से रखा, और इस पृष्ठ से जब प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है, तो प्रिज्म से जब गुजरेगी, आपतित कौन सी, श्वेत प्रकाश किरण की बात कर रहा है, श्वेत प्रकाश किरण इसके अंदर अपवर्तित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, ये अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाएगी। अलग अलग वर्णों में विभक्त होने का कारण क्या है कि इसमें जितने भी वर्ण है तो इसमें क्या है, अलग अलग अपवर्तन होगा, अपवर्तन कोण इसका जो बढ़ेगा अलग अलग बढ़ेगा, तो ये अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर पुनः एक प्रिज्म को अगर उल्टा जोड़ दे, मतलब क्या होगा, यहाँ से प्रकाश किरण आपतित, श्वेत प्रकाश किरण इसमें आपतित हुई, ये वर्णों में विक्षेपित हो गई, और विक्षेपण के पश्चात हम अगर उल्टा प्रिज्म इधर की ओर जोड़ दे तो विक्षेपण के पश्चात जो अगले प्रिज्म से जो प्रकाश किरण निर्गत होगी वो क्या होगी, पुनः श्वेत प्रकाश के रूप में प्राप्त होगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो श्वेत प्रकाश किरण है वो क्या होती है, अलग अलग वर्णों से मिलकर बनी होती है। चूंकि ये इसके अंदर प्रवेश की है तो प्रत्येक वर्ण में क्या होता है, अलग अलग विक्षेपण होता है, या हम बोल सकते हैं उसका अपवर्तनांक कोण क्या होता है, हर स्थिति में हर वर्ण के लिए अलग अलग होता है, और एक इसका निश्चित क्रम होता है। और इसका निश्चित क्रम को याद रखने के लिए ला ना पी हनी जा भई बोल सकते हैं, ला ना पी हनी जा भई, हनी जा भई, हनी जा भई, ठीक है। या तो बैजानी हपी नाला बोल सकते, बैजानी हपी नाला, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नाला, बैजानी, हपी, नारंगी और लाल, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो बोलेंगे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो इस प्रकार से हम दोनों तरफ से बता सकते हैं, लाना पी हनीजा भाई ऊपर से नीचे, और बैजानी हपी नाला अगर बोलेंगे तो नीचे से ऊपर। इस प्रकार से हम इसको याद रखने का तरीका है। हमने भी 10th क्लास में मैंने याद रखा था, ठीक है ना, हमारे सर ने बताया था लाना पी हनीजा भाई बैजानी हपी नाला, वो बड़े अच्छे से याद हो गया था, आज भी वो हमेशा याद रहता है, ठीक है ना।